तो दोस्तों मैं जो वीडियो आपको साथ ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आपको अच्छे लगे तो इसमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता रहूँ आपके लिए यूज़फुल। अगला सवाल है 3-6 ओम के प्रतिरोध त्रिभुजाकार आकृति में संयोजित हैं, किन्हीं दो बिंदुओं पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। कोई से भी दो बिंदु ले लीजिए आप, उन पे प्रतिरोध क्या होगा। तो हम देखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं और फिर वो पैरेलल में जुड़ेंगे एक रेजिस्टेंस के साथ में। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे और इसका उत्तर आएगा 4 ओम। प्रतिरोध का ताप गुणांक किस में व्यक्त होता है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में। एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए समान क्रॉस सेक्शन के तांबे के चालक की तुलना में एल्यूमिनियम का चालक का वजन होगा 50%। एल्यूमिनियम का चालक जो है हल्का होता है तांबे की अपेक्षा, उसका वजन जो है 50% कम होता है। कार्बन के परमाणु में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोस्तों टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन के वो 6 होते हैं। तो प्रथम 2n² के नियमानुसार प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा में जो है आपके बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका उत्तर, इसकी परमाणु संरचना भी मैंने आपके सामने बना रखी है, पेपर में देख लेना। अगला सवाल है नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम अंग्रेजी में हम जब नाइक्रोम को लिखते हैं तो NiCROM लिखते हैं। जैसा कि Ni का मतलब हो गया निकिल, CROM का मतलब हो गया क्रोमियम। यानी नाइक्रोम जैसा नाम से स्पष्ट है, दो चीज़ों से मिला हुआ है, निकिल और क्रोमियम। तो उत्तर हो जाएगा निकिल और क्रोमियम। निम्नलिखित में से छोटा तत्व कौन सा है। अणु, परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे क्या होता है। धात्विक यानी मेटल्स जो है, जितने भी मेटल्स होते हैं, अधिकतर मेटल्स, कुछ अपवाद छोड़कर अधिकतर मेटल्स का जो है तापमान बढ़ने के साथ में प्रतिरोध बढ़ता है। यूरेका किसका मिश्रण है। निकिल और तांबे का यूरेका मिश्रण है। कुल वोल्टेज क्या होगी। यहाँ सर्किट दे रखा है। दोस्तों हम क्या गलती करते हैं, यहाँ सर्किट के साथ में वोल्टेज दे रखे हैं, आर के अक्रॉस दे रखे हैं 3 वोल्ट, और ये जो आप दूसरा आपको दिख रहा है ये कोयल है, यानी एल है, इंडक्टेंस है ये। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस दे रखे हैं 4 वोल्ट, और मोस्टली हम उसमें ऑप्शन भी होता है 7 वोल्ट का। सीरीज में हम पढ़ते हैं भाई, जुड़ जाते हैं और फटाफट से हम सोचते भी नहीं हैं और 7 वोल्ट पर टिक करके आ जाते हैं और अपना जो है जवाब वो गलत हो जाता है दोस्तों। तो ये ऐसा ध्यान रखना, जहाँ इंडक्टेंस लगा हुआ हो वहाँ पे आप ओम के नियमानुसार सीधे सर्किट में वोल्टेज को नहीं जोड़ सकते हो। वहाँ वोल्टेज याद करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऐसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आपका लगेगा V टोटल, इसमें 2 ही सर्किट हैं इसलिए यहाँ लगेगा V टोटल बराबर √VR² प्लस VL²। यहाँ VR है आपका 3 और VL है आपका 4। तो 3 का आपका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का 16, और फिर √ निकालते हैं तो अपन 5 जो है इसका आ जाएगा, यानी 5 वोल्ट टोटल वोल्टेज होगी। अगला सवाल है आवर्ती क्या होगी। ये सवाल अधूरा है, किस चीज़ की आवर्ती क्या होगी, यहाँ कुछ पूछा नहीं है। लैगिंग पावर फैक्टर किस परिपथ में काम करेगा। प्रेरक परिपथ,
धारिता यानी कैपेसिटेंस परिपथ, आरएल परिपथ, प्रेरक परिपथ और आरएल परिपथ। यानी प्रेरक में तो आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता ही है, प्रेरक और अगर आर है तो भी आपका लैगिंग होगा, क्योंकि आर जो है यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करता है, लेकिन उसके साथ में सीरीज में अगर ये चीज़ें हैं, प्रेरक है, तो पावर फैक्टर लैगिंग हो ही जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है इसमें, धारिता परिपथ, ये जो है लीडिंग पावर फैक्टर करता है। हालांकि ये सवाल गलत पूछा गया है, इसमें पूछा लैगिंग पावर फैक्टर किस परिपथ में काम करेगा, तो प्रेरक में करेगा, आरएल में करेगा, और आपका डी प्रेरक परिपथ आरएल परिपथ में भी करेगा। यानी कि किस में नहीं करेगा ऐसा पूछना चाहिए था इनको, लैगिंग पावर फैक्टर किस परिपथ में काम नहीं करेगा, तो नहीं करेगा धारिता परिपथ में। अगला सवाल है, धारिता परिपथ में लीडिंग राशि होती है। लीडिंग क्या होती है, किस चीज़ से लीड करती है, तो धारा वोल्टेज से लीड करती है, यहाँ धारा लीड करती है। लेग होगी तो धारा से वोल्टेज, धारा पीछे रह जाएगी, वोल्टेज आगे निकल जाएगा, तो यानी धारा लीड करेगी इसमें। शक्ति का मात्रक, फिर वो सवाल आ गया वापस, W। कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ सर्किट देखो घुमा रखा है, इसमें भी कुछ नहीं है। इस 40 ओम को रेजिस्टेंस ऊपर जोड़ दो तो दो पैरेलल में 40 ओम के रेजिस्टेंस दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इधर 60 ओम के प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पहले पैरेलल को सॉल्व करके फिर एक सर्किट बन जाएगा, दो सीरीज में आ जाएंगे, ऐसा मैंने बना रखा है। देखो आपके पहले 40 को मैंने सॉल्व किया। दोस्तों ध्यान रहे, अगर समान मान के प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा, R/N। N यहाँ प्रतिरोधकों की संख्या है। तो जैसे R 40 ओम है, दो प्रतिरोध है, तो 20 ओम इस पूरे यूनिट का हो जाएगा। इधर 60 वाले का पर निकालें तो 30 ओम हो जाएगा, और फिर दोनों जुड़ जाएंगे सीरीज में, 20 और 30, तो आपका टोटल प्रतिरोध आ जाएगा 50। अगला सवाल है, ये भी वैसा ही सवाल है। इसमें क्या है, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है अपने को पता है, और उसके तहत अपन इसको निकाल लेंगे। अगला सवाल जो है आपका, इसमें सवाल पूछा गया, एक स्विच लगा हुआ है, ये कह रहे हैं कि जब अपन स्विच को ऐड करेंगे वोल्ट मीटर का संकेत क्या होगा, तो वोल्ट मीटर बढ़ जाएगा। यानी कि स्विच पहले ऑफ कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में होगा, और जब उसको बंद करेंगे ऑन कंडीशन को, तो ये जो है वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा कि ये पैरेलल सर्किट जो है, एक स्विच ऑफ करने से एक रेजिस्टेंस घटेगा, जिससे परिणामी प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। इसको अगला सवाल है, इसके अंदर आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और X और Y के बीच में कुल प्रतिरोध पूछा। बहुत ही सरल सवाल है। इसमें आपके 6 ओम 2 ओम का तो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में है, और ये सीरीज़ में जुड़कर बाकी तीनों पैरेलल में हैं। तो बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले लगाकर अपन इसको निकाल लेंगे, 3 ओम हो जाएगा, जैसे उपरोक्त फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको। प्रतिरोध मापने वाले यंत्र हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा आपने दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले रेजिस्टेंस मापने के लिए इसी का आविष्कार हुआ था। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो व्हीटस्टोन की तरह जुड़े हुए होते हैं। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और उसी के अनुसार इसका नाम है। तो इसमें 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात होता है और एक अज्ञात होता है, जो अपने को ज्ञात करना वो लगा देते हैं, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी प्रतिरोध का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को। ओम मीटर तो होता ही प्रतिरोध मापने के लिए है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम मीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज। दोस्तों अगला सवाल है, चित्र में प्रदर्शित रंग कोड वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो रंग कोड प्रतिरोध अगर दिए हुए होते हैं तो उसके लिए हमें एक इंडेक्स याद करनी होती है।
उस इंडेक्स को याद करने का एक सरल सा उपाय है का भुलाना पीहनी बेसस। का भुलाना पीहनी बेसस। का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, है से हरा, नी से नीला, बे से बैंगनी, से स्लेटी और से सफ़ेद। लास्ट वाले से थोड़े से ध्यान रखना, तो सफ़ेद नीचे ही नीचे हो जाएगा। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है काला ऊपर, सफ़ेद सबसे नीचे। तो आप इसमें उलझोगे नहीं, स्लेटी और सफ़ेद में आप उलझोगे नहीं। अब इसमें यहाँ देखो, हमेशा ध्यान रखना जो कलर कोड वाले जो प्रतिरोध होते हैं उसमें मोस्टली 5 वाले भी आते हैं, लेकिन मैं इसके अगली वीडियो में आपसे ये शेयर करूँगा। जैसे इसमें 4 दे रखे हैं कोड, तो पहला कोड जो होता है उसमें सीधा सीधा जो सारणी में मान होता है वो रख देते हैं। दूसरे कोड में भी उस कलर कोड का जो मान है वो रख देते हैं। तीसरे में उसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, उसके 0 लगा देते हैं अपन। जितने 2 है तो 2 0 लगा देंगे, 3 है तो 3 0 लगा देंगे। और चौथा जो है आपका ये बताता है टॉलरेंस, सहिष्णुता बताता है कि इस रेजिस्टेंस में जो अपने जो मान आया, जो भी मान है, इसकी टॉलरेंस कितनी है। तो इसमें मोस्टली जो है 3 या तो कोई कलर होता ही नहीं है, कोई कलर नहीं होता है तो टॉलरेंस 20% होती है। अगर सोने गोल्डन कलर है तो उसकी टॉलरेंस 5% होती है, और सिल्वर है चांदी तो उसकी टॉलरेंस जो है 10% होती है। मोस्टली ये 3 ही पूछे जाते हैं, तो आप दोस्तों ये तीनों को ध्यान रखना। चौथे कलर में अगर ये चीज़ें हैं तो टॉलरेंस पूछी गई है। अब यहाँ देखो, इसमें पहला जो कलर है वो नारंगी है, तो दोस्तों हम नारंगी पे जाते हैं। तो नारंगी मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे 0 से स्टार्ट हुआ हूँ मैं। का के नीचे 0 लिख दिया, भू के नीचे 1 लिख दिया, फिर ला के नीचे 2, नारंगी के नीचे 3। इस प्रकार से मैंने पूरी इंडेक्स बना ली। तो यहाँ पे आप नारंगी का हो गया 3, फिर आपका है सेकंड कलर सफ़ेद, जैसे लास्ट वाला सफ़ेद हो गया 9, यानी 9 हो जाएगा। थर्ड यहाँ सुनहरा है। अब दोस्तों सुनहरा इसमें कहीं नहीं दे रखा है, तो कुछ अलग से मैंने लिख दिया यहाँ पे। सुनहरा जो होता है, सुनहरे 10 की घात -1 होता है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 की पावर -1। तो यहाँ 3 और 9 पहले आ गया, 10 की पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 3.9। अगर लास्ट के मतलब थर्ड में जो तीसरी है जिसमें आपको सुनहरा आया, वहाँ पे अगर गोल्ड आ जाता है तो 10 की पावर सुनहरा गोल्ड 10 की पावर -1, और अगर चांदी आ जाता तो 10 की पावर -2 हो जाता आपका। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए अर्थ क्यों किया जाता है, अर्थिंग क्यों करते हैं। अर्थिंग जो है मशीन और मानव की सुरक्षा के लिए करते हैं। सुरक्षा कैसी होती है, इस जब अर्थिंग चैप्टर में आपको पढ़ूंगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से एक अर्थ से मानव और मशीन की सुरक्षा होती है। निम्न में से अच्छा चालक है एल्यूमिनियम, पीतल, कॉपर, कार्बन। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा चालक कॉपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। एक लघु परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध 0 होता है और धारा उसकी अनंत होती है। वैसे ही अगर ओपन सर्किट के लिए पूछ लिया जाए कभी आपसे कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना ओपन सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है और धारा उसकी 0 होती है। अगला सवाल है ऐसी परिपथ का कुल अवरोध क्या कहलाता है।
डीसी परिपथ में तो अवरोध जो है अपन प्रतिरोध को कुल अवरोध मानते थे, लेकिन ऐसी सर्किट में जो है और भी सर्किट लगते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो इनके अंदर भी जो बाधा है उसे भी ओम में ही मापते हैं, लेकिन इन जो टोटल बाधा है उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, जेड कहते हैं, इसकी भी इकाई ओम होती है। अगला है आपका परमाणु की कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ सवाल अधूरा है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन्होंने दी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रथम में है तो दूसरी में किस, अगर 2n² का नियम मानते हैं अपन, अगर वैसे ही मानते हैं तो यहाँ n है कक्षाओं की संख्या, तो दूसरी कक्षा के लिए पूछ रहे हैं ये आपसे, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और × 2 यानी 8। अगर वैसे अगर पूछ रहे हैं ये तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 8। अगला है 44, यदि प्रतिरोध का मान अचानक घटता है तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। यदि प्रतिरोध का मान अचानक घटता है तो परिपथ में धारा नेचुरल सी है, प्रतिरोध घटने से धारा जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि ओम का नियम जो है वो कहता है I प्रोपोर्शनल 1/R। R बढ़ेगा I घटेगी, R घटेगा I बढ़ेगी। प्रतिघात का विलोम है, प्रतिघात है यहाँ इंडक्टेंस, जो कि कैपेसिटर में भी होता है, इंडक्टर में भी होता है, उसका जो विलोम है अग्रहिता। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।